गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर 5 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस। इसका हेडिंग हम लोग का है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे वो जानेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, और कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। तो इसको हम लोग केमिस्ट्री के टर्म में डिफाइन करते हैं। इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज इन द टर्म ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या है, केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। बट यहाँ पे जो चेंज हम लोग लिखेंगे वो सिंबल के फॉर्म में होगा और फार्मूला के फॉर्म में होगा। ये सिंबल के फॉर्म है और फार्मूला के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग इसको, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये हो जाता है हम लोग का केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन हम लोग जैसे लिखना चाहते हैं, जैसे हम लोग का यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं जिंक का और हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl ले लो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ये दोनों को हम लोग एक साथ हम लोग मिक्स कर रहे हैं, या तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम लोग जिंक को डाल दे रहे हैं। जिंक ग्रैनुअल या जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा आता है, उसको जब हम लोग डालेंगे इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होगा और नया प्रोडक्ट बनेगा। और वो प्रोडक्ट होता है जिंक क्लोराइड, जिसको हम लोग नॉर्मली एक सॉल्ट बोलते हैं, जिंक क्लोराइड। और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ये हो गया हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग एसिड में जब भी कोई एक्टिव मेटल को हम लोग डिप करते हैं या एक्टिव मेटल को डालते हैं तो वहाँ पे एक कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट बनता है मेटल का और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। अब नॉर्मली केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका ये है कि जब भी हम लोग रिएक्टेंट को लिखेंगे तो वो हो जाएगा लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड का मतलब इसको, रिएक्टेंट को हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं। उसके बाद रिएक्टेंट को हम लोग सेपरेट करते हैं एक एरो साइन से, जो कि एरो साइन यहाँ पे दिख रहा है, और ये एरो साइन से हम लोग रिएक्टेंट को सेपरेट करेंगे। और प्रोडक्ट जो भी होगा वो राइट साइड में हम लोग लिखते हैं, प्रोडक्ट को हम लोग मेंशन करते हैं राइट साइड में। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हम लोग का है यहाँ पे ZnCl2, तो ZnCl2 हो गया, और हाइड्रोजन गैस, ये दोनों हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों को प्रोडक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया प्रोडक्ट, जो कि राइट साइड में हम लोग लिख लिए हैं। तो नेक्स्ट लाइन हम लोग बोले इसमें, तो रिएक्टेंट आर रिटन इन लेफ्ट साइड ऑफ द एरो ऑफ एन एरो एंड प्रोडक्ट आर रिटन इन द राइट साइड ऑफ द एरो। तो प्रोडक्ट को राइट साइड में हम लोग लिखेंगे। अब मान लेते हैं कि हम लोग के पास मोर देन वन रिएक्टेंट है, तो प्लस साइन इंसर्ट करेंगे इसके बीच में। मतलब हम लोग के पास एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होगा, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होगा, तो रिएक्टेंट को सेपरेट करने के लिए हम लोग प्लस साइन हम लोग दिखाते हैं, उसके बीच में लिखते हैं। तो प्लस साइन से हम लोग सेपरेट करते हैं, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग अलग करने के लिए हम लोग बीच में एरो लगाते हैं, एरो का साइन, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये एरो का साइन लगाते हैं, और राइट साइड में हम लोग क्या लगा देंगे, लिख लेंगे, तो राइट साइड में हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं, तो प्रोडक्ट हो गया। अब मान लेते हैं कि मोर देन वन प्रोडक्ट बनता है किसी भी केमिकल चेंज में या केमिकल रिएक्शन में, तब भी हम लोग प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए प्लस साइन हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट से दो नया नया प्रोडक्ट बना है। रिएक्टेंट क्या हो जाएगा हम लोग के पास, तो जिंक और Zn, मतलब जिंक हो गया, और ये HCl, ये जिंक है और ये HCl, ये है हम लोग का रिएक्टेंट, और ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस, ये हम लोग के पास प्रोडक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखें, तो एन एरो लाइन रिप्रेजेंट द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। एरो लाइन दिखाता है कि जो चेंज हो रहा है वो किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो ये चेंज जो होगा वो प्रोडक्ट के डायरेक्शन में चलेगा। अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग क्या करें, बात करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड जो भी हम लोग एटम और मॉलिक्यूल लेंगे, रिएक्टेंट में जितना भी एटम और मॉलिक्यूल होगा, सेम नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल हम लोग का प्रोडक्ट के साइड भी होना चाहिए, और नहीं है तो उसके लिए हम लोग बैलेंस करते हैं।
और ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये बताता है कि जितना भी हम लोग रिएक्टेंट लिए हैं, रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही मास हम लोग का प्रोडक्ट के साइड होगा, ठीक ना। और नहीं दिख रहा है इसका मतलब हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग इसका डेफिनेशन है केमिकल इक्वेशन in which the number of atom of each element is equal to the reactant side और product side is called balanced chemical equation। कहने का मतलब क्या है, ये कोई भी केमिकल चेंज में जितना भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट हम लोग देख रहे हैं, नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल देख रहे हैं, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। वो इक्वल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये है डेफिनेशन इसका, केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल टू रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो एटम और मॉलिक्यूल जो भी हम लोग लिख रहे हैं, रिएक्टेंट साइड, जितना रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही हम लोग को होना चाहिए प्रोडक्ट के साइड, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब जैसे हम लोग बात करते हैं, फिर से हम लोग के पास सेम एग्जाम्पल है, जिंक है और हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जिंक ले लो और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे लिए हैं, जिंक क्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया। अब ये इक्वेशन को हम लोग देखेंगे तो ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि जिंक इधर एक है, राइट साइड में भी जिंक एक ही मोल में है, यहाँ पे एक नंबर में है तो यहाँ भी एक ही है। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन राइट साइड में 2 है। क्लोरीन यहाँ पे लेफ्ट साइड में 1 है तो क्लोरीन लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में 2 है। तो हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन का नंबर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, मतलब रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट के साइड में अलग अलग है। तो इसको हम लोग इक्वल बनाते हैं, और इक्वल बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड हम लोग को बनाना पड़ेगा और 2 क्लोरीन बनाना पड़ेगा रिएक्टेंट के साइड में। तो नॉर्मली हम लोग बैलेंस करने के लिए एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो हम लोग का ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लोग और भी बहुत सारे चीज़ में देख सकते हैं, जैसे हम लोग ले सकते हैं इधर हम लोग देखें तो कुछ और एग्जांपल, जैसे ये हो गया हम लोग का मैग्नीशियम प्लस ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, O2 लिए हैं और ये एरो है, और यहाँ पे हम लोग बन गया MgO, क्या बन गया इधर, MgO। ये भी एक केमिकल इक्वेशन है या केमिकल चेंज है, जिसको हम लोग सिंबल और फार्मूला के टर्म में लिखे हैं। लेकिन जब भी हम लोग इसको बैलेंस करने के अकॉर्डिंग देखें तो मैग्नीशियम लेफ्ट साइड में या रिएक्टेंट साइड में एक है, तो इधर भी मतलब प्रोडक्ट साइड में भी हम लोग देख रहे हैं मैग्नीशियम एक ही है, ठीक है। बट हम लोग ऑक्सीजन की बात करेंगे, मैग्नीशियम बैलेंस है यहाँ पे, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन हम लोग देखेंगे लेफ्ट साइड में, मतलब रिएक्टेंट के साइड में यहाँ पे 2 है तो प्रोडक्ट के साइड में 1 है, तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम बैलेंस है बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट के साइड में ऑक्सीजन को 2 बनाएंगे, उसको बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 ऑक्सीजन हो गया हम लोग को इधर प्रोडक्ट के साइड में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई किए तो मैग्नीशियम का नंबर अब चेंज हो गया, मैग्नीशियम का नंबर अब राइट साइड में या प्रोडक्ट साइड में 2 हो गया, और मैग्नीशियम का नंबर रिएक्टेंट के साइड में 1 ही है। तो अब मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम के साइड में हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, अब ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और भी हम लोग बहुत सारा हम लोग रिएक्शन देख सकते हैं बैलेंस के लिए, जैसे हम लोग बात करेंगे सिंपल सा वाटर का, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन गैस हम लोग यहाँ पे लिए हैं, प्लस में ऑक्सीजन गैस हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ से हम लोग का बन जाता है H2O, वाटर बन जाता है, क्या बनेगा, वाटर, H2O, ये हो गया, वाटर बन गया। ये हम लोग का एक केमिकल इक्वेशन है। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, तो ये बैलेंस में हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन हम लोग का 2 है रिएक्टेंट के साइड में, इधर दिख रहा है 2, और प्रोडक्ट के साइड में हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो प्रोडक्ट के साइड में हाइड्रोजन भी 2 है, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस है। तो ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन हम लोग का रिएक्टेंट के साइड में देखो यहाँ पे 2 है, दिख रहा है, बट प्रोडक्ट के साइड में ऑक्सीजन हम लोग का 1 ही है, तो हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट के साइड में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम लोग देखते हैं तो ऑक्सीजन का नंबर जो है वो प्रोडक्ट के साइड में 2 आ गया, ठीक है ना, 2 हो गया ऑक्सीजन बैलेंस हो गया हम लोग का मतलब केमिकल इक्वेशन में थ्रू आउट। लेकिन अब जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेंज हो गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्ट के साइड में 2 2 जा 4, इधर 4 हो जाता है, और इधर ओनली रिएक्टेंट के साइड में ओनली 2 है। तो इसको बैलेंस के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन के साइड में, हाइड्रोजन के साइड में क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इधर भी हम लोग के पास 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, और बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हीट एंड ट्रायल मेथड को यूज करेंगे जैसे हम अभी बैलेंस किए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है इंफॉर्मेशन फ्रॉम केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे, केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे। और केमिकल इक्वेशन यहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का, अमोनिया कैसे बनेगा। तो अमोनिया को बनाने के लिए हम लोग को नाइट्रोजन गैस लेना पड़ेगा और हाइड्रोजन गैस, जो कि हम लोग रिएक्टेंट में यूज किए हैं, नाइट्रोजन गैस भी और हाइड्रोजन गैस भी, ठीक है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को हम लोग मिलाते हैं 1:3 रेशियो में, यह हम लोग मान लो ऐसे मिलाते हैं, तो ये क्या बनता है हम लोग को अमोनिया बन जाता है NH3। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए हम लोग को फिर हम लोग के पास मतलब यहाँ पे हम बैलेंस करके लिख लिए हैं इसमें, बट अभी हम लोग बैलेंसिंग देखेंगे। और बैलेंसिंग हम लोग देख रहे हैं, अभी वाइट बोर्ड करते हैं, वाइट बोर्ड में बैलेंस कर रहे हैं इसको। तो जैसे मान लेते हैं हम लोग को बनाना है अमोनिया, अमोनिया बनाने के लिए अभी हम बोले कि हम लोग को लेना पड़ेगा हाइड्रोजन गैस, तो ये हो गया हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है, प्लस में यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस। फिर से एक सेकेंड पे डिस्टर्ब हो रहा है लिखने में। हाइड्रोजन गैस हम लोग ले लिए, ये हो गया हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस N2, नाइट्रोजन गैस, यहाँ से बन गया हम लोग के पास NH3 अमोनिया, NH3 ये अमोनिया बन गया, ठीक है। अब देखो क्या ये बैलेंस है, तो देखते हैं इधर हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे हम लोग के पास 2 है, तो इधर हाइड्रोजन का नंबर 3 है, ठीक ना। और इधर हम लोग देखें नाइट्रोजन का नंबर 2 है, तो इधर नाइट्रोजन का नंबर क्या है, 1 ही है। तो हम लोग राइट साइड में मतलब प्रोडक्ट के साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये बैलेंस करेंगे तो ब्लैंक यहाँ पे 2 ऐड किए हैं, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, मतलब नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन इधर भी हो गया। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन ये केमिकल इक्वेशन में बैलेंस हो गया है। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, जैसे 2 मल्टीप्लाई किए ना प्रोडक्ट के साइड में, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो बढ़ के हो गया 6, 3 इधर है पहले से था और 2 इधर हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। तो हम लोग को रिएक्टेंट की साइड भी 6 हाइड्रोजन बनाना है, जिसके लिए, और हम लोग के पास पहले से 2 हाइड्रोजन है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये केमिकल इक्वेशन अब बैलेंस है पूरा थ्रू आउट, ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस कर लिए हैं, तो बैलेंस किए हैं, तो नाइट्रोजन का बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, तो 1 ही मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल है, तो 3 मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। जो स्टोचोमेट्री होता है, स्टोचोमेट्री का मतलब जो केमिकल इक्वेशन के पहले जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको हम लोग स्टोचोमेट्री बोलते हैं। तो ये स्टोचोमेट्री मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो नाइट्रोजन में 1 मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 है, तो 1 का मतलब 1 मोल, यहाँ पे हाइड्रोजन में 3 है, 3 का मतलब 3 मोल। और इधर अमोनिया, अमोनिया गैस में हम लोग बात करेंगे, तो अमोनिया के पहले 2 मल्टीप्लाई है, तो अमोनिया कितना बन गया है 2 मॉलिक्यूल में, ठीक ना। तो हम लोग को यहाँ से मॉलिक्यूल्स पता चल गया कि ये इक्वेशन में नाइट्रोजन कितना मॉलिक्यूल में है 1 मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन कितना मॉलिक्यूल में है तो 3 मॉलिक्यूल में, और अमोनिया गैस कितना मॉलिक्यूल में बना है, तो ये हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाइंग बाई एवोगाड्रोज कांस्टेंट, हम लोग इससे पहले वाली क्लास में हम लोग देखे थे एवोगाड्रोज नंबर या एवोगाड्रोज कांस्टेंट। तो वो हम लोग ये बताए थे कि एवोगाड्रोज नंबर जो होता है वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23, और ये क्या है, पार्टिकल्स है। ठीक ना, वन मॉलिक्यूल के अंदर कोई किसी भी चीज़ का वन मॉलिक्यूल हम लोग ले लें तो उसके अंदर इतना सारा पार्टिकल मिलेगा। तो ये 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होता है। ये एवोगाड्रोज कांस्टेंट बोलेंगे, एवोगाड्रोज नंबर बोलेंगे। ठीक है ना। तो अब हम लोग सब में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन में एवोगाड्रोज नंबर को मल्टीप्लाई किए। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल था हाइड्रोजन एटम का, तो हाइड्रोजन में 3 इंटू एवोगाड्रोज नंबर, 2 इंटू अमोनिया में मतलब एवोगाड्रोज नंबर। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, इसमें नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स कितना है, नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स नहीं बोल सकते, नाइट्रोजन का पार्टिकल कितना है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स है किसका, नाइट्रोजन का इसमें। अब बोला जाएगा कि सेम इक्वेशन में हाइड्रोजन का कितना एटम है, तो हाइड्रोजन का एटम हो जाएगा 3 इंटू एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज नंबर का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, ये हो जाता है हम लोग का। बात करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन का एटम इतना निकलेगा। अब हम लोग अमोनिया का कितना एटम है इक्वेशन में, तो अमोनिया का हो जाएगा 2 इंटू एवोगाड्रोज नंबर, और एवोगाड्रोज नंबर कितना हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक ना। तो इतना अमोनिया का एटम है ये केमिकल इक्वेशन में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ से हम लोग का मोल्स भी पता चलता है। ठीक ना, जो स्टोइचोमेट्रिक नंबर मल्टीप्लाई है केमिकल चेंज के अंदर और केमिकल रिएक्शन के अंदर, उससे ये पता चलता है कि ये केमिकल इक्वेशन में पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन का कितना मोल है, तो नाइट्रोजन का 1 मोल है, ओनली 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। हाइड्रोजन का कितना मोल है, तो ये 3 मोल है। और अमोनिया का कितना मोल है, तो अमोनिया का ये 2 मोल है। तो नंबर ऑफ मोल पता चला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता चला। उसके बाद नंबर ऑफ एटम भी पता चला कि कौन सा सब्सटेंस का कितना यहाँ पे एटम प्रेजेंट है। जैसे अमोनिया का कितना एटम प्रेजेंट है, तो 2 इंटू एवोगाड्रोज नंबर। हाइड्रोजन का कितना है, तो 3 इंटू एवोगाड्रोज नंबर। नाइट्रोजन का कितना एटम प्रेजेंट है, तो 1 इंटू एवोगाड्रोज नंबर। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। देन हम लोग को आगे मिलेगा अमोनिया गैस का मोलर मास। ये अमोनिया का मोलर मास कितना है, मतलब ये केमिकल इक्वेशन में हर एक एलिमेंट का मोलर मास कितना है। तो नाइट्रोजन का मोलर मास की बात करें तो ये 28 हो जाएगा, क्योंकि 2 है। 2 इंटू नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है, 14 होता है, तो 14 इंटू 2 हो जाएगा ये 14 इंटू 2। ठीक है। और सिमिलरली हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की यहाँ पे हो जाता है 3 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का हाइड्रोजन की मास यहाँ पे 3 इंटू 1 इंटू 2 हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक्स, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक ना, क्योंकि 6 हाइड्रोजन है तो मास कितना हो जाएगा 6 ग्राम। इसका कितना ग्राम हो जाएगा 6 ग्राम, 6 ग्राम मास हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का। अब अमोनिया गैस की बात करेंगे तो अमोनिया गैस में नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 2 टाइम्स है। और ये अमोनिया का हम लोग मोलर मास निकालनी है 17 ग्राम। ये कैसे आएगा, तो हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं इसको। और जैसे ये हो जाता है हम लोग का इक्वेशन, नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, ये दोनों गैस को हम लोग मिलाएं तो हम लोग को बच गया इधर 2 अमोनिया NH3। ओके, हम लोग को बेसिकली कैलकुलेट करना है मास ऑफ अमोनिया, मोलर मास ऑफ अमोनिया। तो ये 2 बाहर में पहले ही है तो इसको छोड़ देंगे। नाइट्रोजन का मास कितना होता है, तो नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम होता है, हम लोग पुट किया 14, दिस इज 14। प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है, तो 3 इंटू 1 हाइड्रोजन का मास हो गया। ठीक है। अब इसको हम लोग सम करें तो ये आ जाता है हम लोग का 2 इंटू 14 प्लस 3, ये 17। ठीक है। अब 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू 34 ग्राम। कितना हो जाएगा ये 34 ग्राम। ठीक है, ये 34 ग्राम क्या हो गया, तो मास ऑफ
अमोनिया हम लोग को मिल गया। तो यहाँ से हम लोग मोलर मास निकाल लिया तीनों का, ठीक है। ये अमोनिया का मास 34 ग्राम, यहाँ हम लोग को 6 ग्राम मिला था। कितना ग्राम मिला था? 6 ग्राम, ठीक है, 6 ग्राम, और ये 28 ग्राम। अब हम लोग यहाँ से हम लोग बता सकते हैं जितना भी गैस ये केमिकल इक्वेशन में मल्टीप्लाई आया है, यूज हुआ है, वो गैस का वॉल्यूम भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो जिससे हम लोग बात करेंगे इसमें गैस की वॉल्यूम के बारे में। तो नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा? तो नाइट्रोजन हम लोग के पास क्या एक वॉल्यूम में है, तो एक वॉल्यूम का मास हम लोग पिछले क्लास में, जिसमें हम लोग एवोगाड्रोस लॉ पढ़े थे, एवोगाड्रोस रूल पढ़े थे, उसमें हम लोग बताए थे एसटीपी के अंदर इसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, ठीक है, और 1 मोल है तो इतना ही होगा। अब ये क्या है कि अब पूछेगा कि ये इक्वेशन में हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन कितना मोल में यूज, हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा? तो हाइड्रोजन की वॉल्यूम की बात करें तो हाइड्रोजन 3 मोल में है प्रेजेंट यहाँ पे, ठीक ना। तो 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। 3 मोल में है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 3 इंटू 22.4 लीटर। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को तो आ जाएगा 66.2 लीटर, ठीक ना, 67.2 लीटर। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका? 67.2 लीटर, 2 लीटर, ये आ जाता है इसका हाइड्रोजन का मतलब वॉल्यूम। अब हम लोग बात करेंगे कि जो अमोनिया गैस बना उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो अमोनिया गैस का वॉल्यूम होता है 2 इंटू 22.4 लीटर, इसका मतलब 44.8 लीटर। कितना बना ये? 44.8 लीटर, 44.8 लीटर, ठीक है, ये बना है वॉल्यूम, ठीक है, किसका? अमोनिया गैस का। तो हम लोग को यहाँ से मोलर मास पता चला, यहाँ से हम लोग को वॉल्यूम पता चल गया। अब आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे। तो इसको हम लोग समराइज करें तो इससे केमिकल इक्वेशन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला है। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कि केमिकल इक्वेशन बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक ना, हर एक एटम का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है। दूसरा बात करता है इसमें नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, जितना भी एटम और मॉलिक्यूल यूज होता है, कंपाउंड यूज होता है, तो उसका कितना मोल में यूज हुआ है। तीसरा बताता है इसका मोलर मास के बारे में कि इसमें कितना इसका मोलर मास होगा, अलग अलग मतलब कंपाउंड का, अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कितना कितना मोलर मास होगा। चौथा बताता है इसके अंदर वॉल्यूम के बारे में कि ये सब का वॉल्यूम कितना होगा। एसटीपी पे हम लोग जानते हैं 1 मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। तो हम लोग यहाँ तक आगे कर लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये होता है केमिकल इक्वेशन हैज बोथ क्वालिटेटिव एंड एज वेल एज क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस, ठीक है, मतलब कुछ क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस और कुछ क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस बताता है। तो हम लोग जानते हैं क्वालिटेटिव क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है, यानी कि मतलब क्वालिटी में ज़्यादा कुछ नहीं आता है, क्वालिटी में ओनली नेम ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आ जाता है, केमिकल फार्मूला वगैरह आ जाता है, ठीक है ना, जो हम लोग क्वालिटी बोलेंगे। और उसका कलर क्या है, उसका स्टेट क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये क्वालिटी के अंदर आता है। और जैसे ही हम लोग बात करेंगे क्वांटिटी में, तो क्वांटिटी के अंदर क्या क्या आएगा, तो क्वांटिटी में आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके बाद आ जाएगा इसका वॉल्यूम, इसका मास, इसका मोलर मास। ये 4-5 पॉइंट हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस क्वांटिटिव में आएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्वांटिटिव ही देख रहे हैं, क्वांटिटिव एनालिसिस। यहाँ पे है क्वांटिटिव एनालिसिस, इट एक्सप्रेस, ठीक है। अब क्या क्या एक्सप्रेस करता है वो देखो। रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब कितना नंबर ऑफ हम लोग बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स है, ठीक ना, रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड। दूसरा में देखेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स के बारे में बताएगा रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड में। उसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ मासेस, मास के बारे में बताएगा, रिएक्टेंट के साइड में कितना मास है और प्रोडक्ट के साइड में। एक और लास्ट बताता है रिलेटिव नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स के बारे में बताता है कि कितना वॉल्यूम्स है, ठीक है ना। तो ये हम लोग देखेंगे, ये 3-4 चीज़ जो है वो बताता है। दिस डी यहाँ पे डी है। तो रिलेटिव नंबर ऑफ वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, और ये क्या हो जाता है मॉलिक्यूल्स। ये सब आता है क्वांटिटिव एनालिसिस के अंदर।
क्वांटिटी का मतलब होता है हाउ मच, कितना क्वांटिटी में कोई ले रहा है, ठीक ना, उसी को हम लोग देखेंगे। अब क्वांटिटी बताने के लिए ये कुछ टर्म्स है, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मासेस, वॉल्यूम्स और मोलर मास। ये हम लोग नॉर्मली देखें तो ये 5 चीज़ आ जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में बहुत कम आता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या क्या आएगा। तो a chemical equation refers or tells us the number of various reactants, names of various reactant or product, और यहाँ पे इसका कलर बताएगा कि कौन सा कलर होता है। जैसे हम लिखे तो आई थिंक लिख सकते हैं कलर के बारे में। कलर हो गया ये, कलर के बाद ये बताता है इसका कलर क्या है, ठीक ना। स्मेल बता सकता है, इसको ऑर्डर बोलेंगे, और बता सकता है ये कलर हो गया, स्मेल हो गया, स्टेट, STAT, इसका स्टेट क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसका नेम देखेंगे केमिकल रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन में अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यूज होता है तो उसका नेम क्या है। दूसरा हम लोग बात करेंगे तो उसके अंदर कौन मतलब किस टाइप का कलर है उसका, वो बता सकते हैं। उसका फिजिकल स्टेट क्या है, उसका ऑर्डर क्या है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक आगे बढ़ाएं, देन हम लोग मिलेंगे स्टोचोमेट्री में, ठीक। तो हम लोग इसमें बात कर चुके हैं स्टोचोमेट्री में। स्टोचोमेट्री होता क्या है, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, अब केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब भी हम लोग बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन को, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसको वहाँ पे कुछ नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, रिएक्टेंट के आगे और प्रोडक्ट के आगे, और वही नंबर को हम लोग स्टोचोमेट्री बोलते हैं। तो स्टोचोमेट्री नॉर्मली क्या बताता है, क्वांटिटिव एनालिसिस, कितना क्वांटिटी में हम लोग कोई नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मोल है, कितना मॉलिक्यूल्स है, कितना वॉल्यूम होगा, कितना मोलर मास होगा, कितना उसका मास होगा, ये सब स्टोचोमेट्री कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। तो स्टोचोमेट्री इट मेजर द क्वांटिटिव रिलेशनशिप, ठीक ना, एंड यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दैट आर नीडेड इन अ गिवन रिएक्शन। तो ये सिंपल सा ये बताता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में बैलेंस करते समय हम लोग कुछ नंबर इसको देते हैं, रिएक्टेंट को अलग अलग रिएक्टेंट होगा उसको, और प्रोडक्ट होगा उसको। अब जो नंबर होगा इसमें वही स्टोचोमेट्री होता है वो केमिकल इक्वेशन का। अब स्टोचोमेट्री से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, तो स्टोचोमेट्री बैलेंस कर लिए तो वो क्या बताएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता देगा, नंबर ऑफ मोल्स बता देगा, उसका मोलर मास बता सकता है, और उसका मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये, और ये वॉल्यूम भी बता सकता है, एवोगाड्रोज नंबर भी बता सकता है। तो ये इसमें हम लोग बोल सकते हैं इसका स्टोचोमेट्री के अंदर ये सब आता है। अब है स्टेप्स ऑफ फाइंडिंग स्टोचोमेट्री कोफिशिएंट, ठीक है ना। स्टोचोमेट्री कोफिशिएंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं किसी का, तो सबसे पहला क्या है, जब भी कोई केमिकल इक्वेशन दिया हुआ हो और केमिकल इक्वेशन होगा तो सबसे पहले हम लोग उसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या है, बैलेंस कर लिए फ्रॉम द गिवन केमिकल इक्वेशन राइट मोलर रेशियो ऑफ द वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसको हम लोग मोलर रेशियो में लिख सकते हैं वेरियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कन्वर्ट दीज मोल्स इनटू द डिजायर पैरामीटर, जो पैरामीटर में हम लोग को चाहिए। पैरामीटर में मान लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ एटम्स जानना चाहें किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का तो भी मिल जाएगा, ठीक ना। एवोगाड्रोज नंबर से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम लोग को फाइनली क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, ठीक है। मास भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेट द फाइनल रिजल्ट बाय अप्लाइंग यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड यूज करेंगे तो हम लोग को और नंबर ऑफ मोल्स मिल सकता है यहाँ पे, मतलब मास किसी का मिल सकता है, वॉल्यूम मिल सकता है, और
कितना उसके अंदर एटम जो है वो मतलब पर्टिकुलर एटम मिल सकता है उसका। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है लिमिटिंग रीएजेंट। तो नाम से ही क्लियर है, लिमिटिंग का मतलब कोई भी रिएक्टेंट जो है वो लिमिटेड अमाउंट में है। इसका मतलब है कि जब भी केमिकल इक्वेशन हो रहा होगा तो केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले वो रिएक्टेंट कंज्यूम आउट हो जाएगा या यूज्ड हो जाएगा, कंप्लीटली या फुली यूज हो जाएगा, तो उसको हम लोग लिमिटिंग रीएजेंट बोलते हैं। तो बात करें हम लोग इसका डेफिनेशन की, तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द रिएक्टेंट विच इज completely consumed during a chemical reaction is called limiting reagent। मतलब हम लोग बात करें कोई भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट को हम लोग रखे हैं और केमिकल इक्वेशन करा रहे हैं, तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज हो जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, या कंज्यूम हो जाएगा कम्प्लीटली, उसी को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। अब एक लिमिटिंग रिएजेंट है तो दूसरा जो होगा, दो लिए हैं तो एक एक्सेस रिएजेंट होगा, और एक्सेस रिएजेंट जस्ट अपोजिट है किसका, लिमिटिंग रिएजेंट का। जैसे इसमें हम लोग बात करते हैं द रिएक्टेंट विच इज नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब हम लोग बात करेंगे वैसा रिएजेंट जो केमिकल इक्वेशन में या केमिकल रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली यूज नहीं होता है, उसको हम लोग एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है और इसको हम लोग निकाल सकते हैं फार्मूला के थ्रू। ठीक है, मतलब इक्वेशन क्वेश्चन में आता है, जैसे ये क्वेश्चन है हम लोग का, ये क्वेश्चन हम लोग का है जैसे 50 kg नाइट्रोजन गैस है, कितना केजी है, 50 kg नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस 50 kg है, और हाइड्रोजन गैस दिया हुआ 10 kg, सॉरी नाइट्रोजन गैस 50 kg है, हाइड्रोजन गैस 10 kg है, और मिक्स टू प्रोड्यूस यूरिया, अमोनिया बना रहा है। सेम तरीके से क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। अब जो अमोनिया बना रहे हैं, अमोनिया ये बना रहा है, ठीक है ना, कैलकुलेट द अमोनिया, कैलकुलेट NH3 गैस फॉर्म्ड, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया के प्रोडक्शन में हम लोग कौन सा इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग ये इक्वेशन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का काम क्या है कि केमिकल रिएक्शन लिख दें। जैसे यहाँ लिख लिए नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, और मतलब हम लोग को दो अमोनिया का मॉलिक्यूल मिला और इसको बैलेंस भी करके लिखना है, तो बैलेंस करके लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या मिल जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, तो गिवन मास इसका है 50 kg। तो 50 इंटू 1 kg में कितना, जब भी हम लोग केमिस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो मास को हम लोग ग्राम में यूज करते हैं। ठीक है, तो ग्राम में यूज करेंगे मास, तो 50 इंटू 1000 मतलब 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो इतना ग्राम हो जाएगा। और मोलर मास हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन का कितना होता है, मास मोलर मास नाइट्रोजन का 14, और ये गैस के फॉर्म में है तो N2 के फॉर्म में होगा, और जब भी N2 के फॉर्म में होगा तो 2 इंटू 14 करेंगे, तो उसको डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स हम लोग का ये मिल गया नाइट्रोजन का। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैलकुलेट किए हैं लाइक दिस, वही है नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला मास बाय मोलर मास। तो इसका मास था 10 kg, तो 10 हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, और हम लोग क्या बोले हैं कि जो भी कैलकुलेशन होगा वो ग्राम में होगा, कैलकुलेशन हम लोग ग्राम में कर रहे हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन हम लोग ग्राम में किए, तो 1 ग्राम में कितना होता है, मतलब 1 kg में 1000 ग्राम, तो 1000 से मल्टीप्लाई किए। हाइड्रोजन का हम लोग मोलर मास बोलेंगे, 2 हाइड्रोजन है 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 1। ठीक, अब इस यहाँ से हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स इतना आ गया कि हाइड्रोजन का मोल ज़्यादा है, और इससे पहले हम लोग देखें नाइट्रोजन का मोल जो है वो निकल के आया है 17.86 इंटू 10⁻²। ये 50 और 10⁻² है। ठीक है ना, तो 17 लगभग उसको 18 मान के चलते हैं, इसको हम लोग 50 मान लिए। तो हम लोग जान रहे हैं अमोनिया बनाने में एक बार जो है वो 1 मोल क्या मतलब यूज होता है, कंज्यूम होता है, तो नाइट्रोजन का 1 मोल, तो वहीं पे हाइड्रोजन का 3 मोल। तो 1 मोल के लिए ये हो गया 7.86 मतलब 18 ग्राम, 18 इंटू 10⁻² मान लो इतना यूज हो रहा है। तो इसका 3 टाइम्स होगा किसका, हाइड्रोजन का।
ठीक ना। तो हाइड्रोजन का कितना हो जाता है, हम 18 को बात करें तो 18 को 3 टाइम्स पढ़ ले तो आ जाता है 18 3 54, तो ये कम है 50, ठीक ना। तो पहले क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस कंज्यूम हो जाएगा ये रिएक्शन में। ये हाइड्रोजन गैस जो होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा और नाइट्रोजन जो होगा वो एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। यहाँ से भी हम लोग पता कर सकते हैं। और आगे हम लोग चाहें बनाना तो हम लोग अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम लोग कर सकते हैं। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 1 मोल नाइट्रोजन का केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो उसके लिए 3 हाइड्रोजन को लेके जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन मान लेते 18 मोल लेके जा रहा है तो हाइड्रोजन को 18 3 54 लेके जाना होगा, और 54 से कम आ गया तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका मोल को भी लेके चल रहे हैं, इतना मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक ना, रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो इतना हो जाएगा 5.36 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और बट वी हैव ओनली 5 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये हो गया हम लोग के पास हाइड्रोजन का 50 इंटू 10⁻³ था, लेकिन उससे हम लोग को ज़्यादा चाहिए था, मतलब 54 के आसपास चाहिए था। इसीलिए क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट है, और नाइट्रोजन जो है वो एक्सेस रिएजेंट है। नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट। तो आज हम लोग यहीं पे अपना वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू।